वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 6 क्लास 12 का हमने स्टार्ट कर दिया है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसे हम बोलते हैं या तो हम बोलते हैं आणविक जैविकी, इसको हमने स्टार्ट कर दिया है। काफी लेंथी चैप्टर है। हम टॉपिक वाइज चीजों को कवर करेंगे। सिंगल चीजें इधर उधर नहीं होने वाली हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। और आज हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो डीएनए के यूनिट होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करती है डीएनए की लंबाई। ये ठीक ऐसा है कि जैसे आपको एक दीवार बनानी है तो दीवार की लंबाई डिपेंड करेगी कि आपके पास ईंटें कितनी हैं। तो ईंटें क्या हो गई, यूनिट हो गई। और इसी तरह जो ईंटें दीवार की यूनिट थी, यहाँ पर डीएनए की यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप होती है, सारी चीजें आज हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, और यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को देखिएगा। ढेर सारे स्ट्रक्चर वगैरह देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं डीएनए की जो इकाइयां जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं ये बनी किससे होती हैं। तो मेनली 3 यौगिक होते हैं ऐसे जिनसे मिलकर बनी होती हैं। पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनिक बेस। इन तीनों चीजों से मिलकर बनी होती है न्यूक्लियोटाइड, और ये आपस में तीनों एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। लास्ट इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड बना कैसे। ठीक है, पहले हम देखते हैं पेंटोज शर्करा क्या होती है। तो नाम से ही पता चलता है, पेंट मतलब 5 कार्बन वाली रिंग यहाँ पर बन रही होगी। तो यहाँ पर अगर हम इनकी संरचना देखते हैं तो संरचना कुछ सामने आपको दिखती है। इसकी अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, तो इसको हम बोलते हैं, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। नंबरिंग आपको जरूर याद रखनी है। और ये 4th नंबर हो गया। इसको हम बोलते हैं राइबोज शर्करा। ठीक है, सारे डायग्राम आपको कई बार अपने रफ में प्रैक्टिस करनी है, तभी ये आप बनाना सीख पाएंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर दूसरे और तीसरे कार्बन में क्या लगा हुआ है, पहले दूसरे और तीसरे कार्बन में OH ग्रुप लगा हुआ है। और अगर मैं यहां से दूसरे कार्बन से जो OH लगा हुआ है, जो यहाँ पर OH लगा हुआ है, अगर मैं एक O को रिमूव कर दूं, इसको मैं यहां से हटा दूं, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर एक O को रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, यहां पर जो संरचना आपको दिखेगी ना, जो एक संरचना आपको दिखेगी कुछ ऐसा दिखेगी। अब यहाँ पर कुछ अंतर नहीं आया, बस मैंने यहाँ पर किया क्या था, यहाँ पर मैंने जो सेकंड वाला कार्बन है उससे मैंने एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा। क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो ये चीजें समझ में आई, और इसको मैंने सामने लिख भी दिया है। अगर आप अपने नोट्स में नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीजें थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं नाइट्रोजनी बेस को। अब देखिए, अगर मैं नाइट्रोजनी बेस की बात करता हूं तो यहाँ पर 2 तरीके की होती है, पिरिमिडीन और प्यूरीन। अब इनके भी अंदर कई तरीके के स्ट्रक्चर आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पिरिमिडीन की। स्ट्रक्चर आपके सामने है। पिरिमिडीन में क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर एक रिंग बनी हुई है। ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन है। और अगर मैं बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, तो 2 नाइट्रोजन देखने के लिए मिलेंगे। और कार्बन कितने हैं, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, 2 और 3, और ये चौथा कार्बन हो गया। मतलब टोटल कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन मिलकर एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं पिरिमिडीन। क्या बोलते हैं भाई, पिरिमिडीन बोलते हैं। और अगर मैं पिरिमिडीन की बात करता हूं तो डीएनए में मुख्यतः 2 तरीके की पिरिमिडीन पाई जाती हैं, लेकिन टोटल 3 टाइप की पिरिमिडीन हो सकती हैं। डीएनए में कौन कौन सी पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है थाइमीन, ये हो गई थाइमीन, इसकी भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। और ये होती है साइटोसिन। ये किस पर पाई जाती है, ये दोनों चीजें किस पर पाई जाती हैं, डीएनए पर पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए में साइटोसिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ये किस पर पाई जाती है, ये संरचना देखने के लिए मिलती है अक्सर आरएनए में। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात आज ही करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं प्यूरीन की स्ट्रक्चर को। तो प्यूरीन की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कितने मेंबर की रिंग बन रही है। तो यहाँ पर टोटल 9 मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला मेंबर ये था और 9 आइए।
ठीक है, टोटल कितने नंबर हैं? टोटल 9 सदस्य की यहाँ पर एक रिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ये इसका पहला पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर भी कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर इस रिंग को बनाते हैं, ये इसका सेकंड पॉइंट हो जाता है। सारे पॉइंट मैं भी आपको लिखा दूंगा, अभी चीजों को समझिए। 2 पॉइंट आप समझ गए। यहाँ पर एक अलग से स्ट्रक्चर पाई जा रही है, मतलब अगर मैं इस रिंग की बात करता हूं तो इस रिंग को हम एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है इमिडाजोल। क्या बोलते हैं? इमिडाजोल। इमिडाजोल रिंग इसको हम बोल देते हैं। ये एक अलग से संरचना लगी होती है। ठीक है, प्यूरिन में जो एक अलग संरचना लगी होती है, ये जो 2 रिंग होती है, जो अलग रिंग होती है, एक तो 6 मेंबर वाली रिंग हो गई, लेकिन एक और रिंग होती है उसको हम बोलते हैं इमिडाजोल। क्या बोलते हैं? इमिडाजोल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 रिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। पॉइंट में एक बार चीजों को क्लियर करिए, ये कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि ये आरएनए व डीएनए दोनों के अंदर पर पाई जाती है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ प्यूरिन की, तो प्यूरिन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? आती हैं एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन कहां पर पाई जाती हैं? ये डीएनए पर भी पाई जाती है और ये आरएनए पर भी पाई जाती है। मतलब दोनों स्ट्रक्चर, मतलब दोनों संरचनाएं डीएनए और आरएनए पर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये 9 सदस्यों के मेंबर हैं। यहां पर जो सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नाइट्रोजन कहां पर होता है? 2 तरीके हैं। एक तो आप पॉइंट को याद रख लीजिए, स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा, या तो आप स्ट्रक्चर को याद रख लीजिए, पॉइंट अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एक नाइट्रोजन पहले पर, दूसरा नाइट्रोजन तीसरे पर, तीसरा नाइट्रोजन 7वें पर, फिर इसी तरह 8वें और 9वें। मतलब पहले, तीसरे, 7वें और 9वें में नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं इस रिंग में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, नीट जैसे एग्जामों में डायरेक्ट पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यूरिन 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, एडेनिन और गुआनिन। ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर। अब यहाँ पर टोटल संरचना है। देखिए, टोटल मैंने आपको 5 संरचना बताई। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं प्यूरिन की, तो प्यूरिन में मैंने 2 संरचनाएं आपको बताई, एडेनिन, गुआनिन, और मैंने पिरिमिडीन में आपको 3 संरचनाएं देखने के लिए बताई। अब देखिए, आपको इसको याद कैसे करना है, इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं आपको याद रखना। एक संरचना है, आपको पहले तो इतनी संरचना प्यूरिन के से रिलेटेड याद रख लेनी है, इतनी संरचना। अब आपको करना क्या है, अगर मैं बात करता हूं एडेनिन की, किसकी बात करता हूं? अगर मैं बात करता हूं एडेनिन की, तो अगर हम रिंग बनाते हैं, जब हम बेंजीन रिंग बनाते हैं, मैंने ये बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है, तो बेंजीन रिंग में हम इसको बोलते हैं आर्थो। इसकी मीनिंग ओ से स्टार्ट होती है, लेकिन मैं ए लिख रहा हूं। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं पैरा, और इसको हम बोलते हैं मेटा। ठीक है, और अगर मैं ट्रिक बता रहा हूं बच्चा, कभी ये चीजें याद नहीं होती, आपको ट्रिक के जरिए ही याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एडेनिन की, तो पहले तो आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है प्यूरिन में। आपने याद रख लिया, मैंने राउंड भी कर दिया। ठीक है, लेकिन अब एक्स्ट्रा क्या चीजें लगी हुई हैं, उसको हम ट्रिक के जरिए कैसे याद रखेंगे। देखिए, एडेनिन की अगर मैं बात करता हूं, तो एडेनिन में आर्थो में क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है। अब देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर तो होगा ही, ये जो NH2 लगा है ये तो यहाँ पर होगा ही, और ये सारी संरचनाओं में होगा। तो ये कहां पर है? एडेनिन में आर्थो पर है, याद हो जाएगा। लेकिन गुआनिन पर आर्थो पर नहीं है, गुआनिन पर आर्थो पर ओ है, गुआनिन पर आर्थो पर ओ है, ओ से आर्थो। ठीक है, लेकिन ये कहां चला जाएगा? तो ये मेटा पर चला जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। हमने एडेनिन की बात की, एडेनिन में कोई भी आपको केवल इतना याद रखना है कि एडेनिन में ऑक्सीजन वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ है, लेकिन कहाँ जुड़ा हुआ है ये भूल जाता है। तो एडेनिन मतलब आर्थो। और इसी तरह अगर बात करता हूँ गुआनिन की, तो गुआनिन में एक अलग सी स्ट्रक्चर आ गई, आपको ऐसे याद रखना है कि ऑक्सीजन होगा, लेकिन कहाँ होगा? आर्थो मतलब आर्थो में होगा। ये दोनों थोड़ा सा सिमिलरिटी है ट्रिक में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप याद रखेंगे, तो याद हो जाती है चीजें। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पिरिमिडीन की, तो इसकी ट्रिक क्या है? तो पिरिमिडीन में पहले आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर याद रखना है। बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है वो ये है, इसको आपको याद ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फास्फोरिक अम्ल की। जो फास्फोरिक अम्ल होता है उसके स्ट्रक्चर सामने है, ऐसे ही देखने में होता है, और ये किस स्ट्रक्चर में या किस रूप में पाया जाता है? तो ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पर P और O मतलब फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। मैंने अलग से क्यों लिखाया? क्योंकि क्वेश्चन आया। ठीक है, समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना। अभी हमने देखा न्यूक्लियोटाइड के कंपाउंड को,
ठीक है, कंपाउंड आपको समझ में आ गए। अब इन तीनों को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा, लेकिन इससे पहले एक स्ट्रक्चर का और निर्माण होता है, न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। कैसे बनाती हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार ये आपस में मिलते हैं और न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड नहीं बना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं, केवल नाम नहीं अच्छे से पढ़ते जल्दबाजी में, न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया और क्वेश्चन गलत हो गया। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है। लेकिन यहां पर अगर मैं कर देता हूं नाइट्रोजन बेस को ऐड, तो एक संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। समझ में आया क्या, नहीं आया तो स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके जरिए समझ में आ जाएगा। बहुत ही एक स्ट्रक्चर सामने जो आपको दिख रहा होगा वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि माइंड मैप हम इसको बोल सकते हैं। ये एक सही स्ट्रक्चर नहीं है बच्चा, ये केवल माइंड मैप है। मतलब आप माइंड में कैसे चीजों को याद रखेंगे, या माइंड मैपिंग कैसे करते हैं। हम किसी चीज को माइंड मैपिंग कर लेना अगर, तो बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें याद होती है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में ये क्या हो गया, ये तो हो गई पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा 5 कार्बन साफ से दिख रहे हैं। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन बेस। ये क्या हो गया भैया, नाइट्रोजन बेस हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में ये तो क्या हो गया, पेंटोज शर्करा हो गया। ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, पेंटोज शर्करा हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये तो नाइट्रोजन बेस है, यहां पर लिखा भी है नाइट्रोजन बेस है। और ये क्या है, ये है फास्फेट ग्रुप। ठीक, अब इसकी हम रियल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो मैंने आपको माइंड मैपिंग बताई थी। रियल स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसे लगती है न्यूक्लियोसाइड की और कुछ ऐसे लगती है न्यूक्लियोटाइड की। दोनों स्ट्रक्चर एकदम से अलग हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूक्लियोटाइड में एक अलग से संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं भैया, फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। तो ये जो अलग से संरचना है ये न्यूक्लियोसाइड में नहीं पाई जाती है। अब यहां पर सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखना है, अभी तक जो भी बताया एक बार भूल जाएंगे तो शायद काम चल जाए, लेकिन जो सबसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बॉन्ड से पूछे जाते हैं। यहां पर हमें 2 बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। एक बॉन्ड यहां पर पाया जाता है, ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में एक बॉन्ड यहां पर पाया जाएगा और एक बॉन्ड यहां पर पाया जाएगा। इन बॉन्ड को हमें याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में, नीट जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोसाइड की, तो यहां पर जो बॉन्ड पाया जाता है इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है पेंटोज और नाइट्रोजन बेस के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन सी संरचना में, मतलब किसके और किसके बीच पाया जाता है। तो ये कार्बन, पहले कार्बन, अगर मैं इसकी काउंटिंग करता हूं तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये हो गया 5वां कार्बन हो गया। अगर मैं इसकी काउंटिंग करता हूं तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये छठा हो गया, ये 7वां हो गया और ये 8वां हो गया और ये 9वां हो गया। मतलब जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो कहां बन रहा है, पेंटोज शर्करा के पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन पर, मतलब पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन और नाइट्रोजन बेस के 9वें नाइट्रोजन में ये बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है इन दोनों के बीच में। पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन और नाइट्रोजन बेस के 9वें नाइट्रोजन में ये देखने के लिए मिलता है कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में एक जो बॉन्ड है जो कि फास्फोरिक एसिड और किसके बीच में देखने के लिए मिल रहा है, पेंटोज शर्करा। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड देखने के लिए मिलता है इसको हम बोलते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहां पर जो बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। नंबरिंग जो याद रखनी है, तो यहां पर भी 9वें और पहले के बीच, लेकिन यहां पर 5वें कार्बन से जुड़ा होता है। यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जो फास्फोरिक एसिड है
वो किससे जुड़ा होता है? तो वो पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन के साथ जुड़ा होता है। समझ में आ गया? सारी चीजें समझ में आ गई। आई होप सारी चीजें आज की क्लियर हो गई होंगी, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय द वे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट करना है। ऐसे ही कंप्लीट चैप्टर को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।